प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष व्याकरण के उस अध्याय व्याकरण की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम हम अपनी कोई भी भाषा सीखते हैं तो वह भाषा हम अपनी माता जी के माध्यम से सीखते हैं। जो भाषा हमारी माता हमें सिखाती है वही चीज़ हमें और जस की तस आ जाती हैं। बचपन में हमारी माता जी हमें विभिन्न प्रकार से माने हमें लाड़ प्यार दुलार करती है और देखती है कि मेरा बेटा किस प्रकार से और उनका अनुसरण करता है, उन्हें फॉलो करता है। उसमें वो जो भी बोलती हैं बच्चा उसके प्रत्युत्तर में कुछ बोलने की कोशिश करता है या ये जो बोलने की कोशिश करता है, इसमें माता के द्वारा जो बात उसको सिखाई गई है इसी को हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। ये जो मातृभाषा माता के द्वारा बच्चे ने जो भाषा सीखी है उसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक देश में प्रत्येक बच्चा अपनी माता जी के द्वारा कोई बोली भाषा को सीखता है। तो भाषा यदि हम कहें तो ये विचार विनिमय का, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों पर प्रकट करते हैं और उनकी बातों से विचारों से हम स्वयं लाभान्वित होते हैं, हम स्वयं से परिचित होते हैं। इसे भाषा कहते हैं। भाषा मानव के मुख से निकली हुई वे समर्थ सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। इनके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो समर्थ साधन है कि अभिव्यक्ति का, विचार विनिमय का। जो भाषा है इस भाषा के मान्यतया दो ही रूप प्रचलित हैं। हम कहीं कहीं तीन रूप भी इसके बता देते हैं। इसमें पहला है मौखिक। मौखिक बोलकर हम अपनी बात लगभग पूरी करते हैं, इसे कहते हैं मौखिक कहते हैं इसको। अपनी माने 90% बात हम बोलकर ही प्रकट करते हैं कुछ भी, लेकिन वो लिखित नहीं है। दूसरा है जब हम अपनी बात के दूर देशों तक, दूर क्षेत्रों तक जब अपनी बात हम प्रकट करते हैं, कहते हैं तो वो लिख करके करते हैं। तो लिख करके करते हैं तो ये इसे कहते हैं लिखित। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तीसरी हमारी सांकेतिक भाषा। ये जो सांकेतिक भाषा है इसे कहीं भी संकेत कर सकते हैं और मुंह से, हाथ से ऐसे संकेत करते हैं, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो भाषा ये हो गई, भाषा के तीन प्रकार हो गए, एक मौखिक, एक लिखित, एक सांकेतिक। प्रचलन में दो ही हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को हम लिपिबद्ध कैसे करें, इसको लिखना हम कैसे सीखते हैं, जिस माध्यम से हम इसके बारे में लिखना इत्यादि सीखते हैं, उसके लिए हमारे विद्वानों ने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं, कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं। ये जो चिन्ह हमारे निश्चित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि के नाम से जानते हैं। तो किसी भी लिपि भाषा की मूल ध्वनियों को, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर, भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के उद्देश्य से जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि हमारे प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि है, कुछ चिन्ह है, कोई विधि है, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, इनकी एक ही लिपि है, वह है देवनागरी। कहते हैं जो देवनागरी है बहुत प्राचीन लिपि है। संस्कृत की भी लिपि यही है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। हमारे यहाँ के जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, इन वेदों को हमने अपौरुषीय कहा है। अपौरुषीय माने जिनकी रचना पुरुषों ने नहीं की है और इनका कोई लिखित प्रमाण किसी के भी पास नहीं है, ये निश्चित है। गुरु शिष्य परंपरा में ये बातें आई थी। एक व्यक्ति ने इनको कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चलता रहा है। तो हमारी जो लिपि है देवनागरी, वह विश्व की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। ऐसी हमारी जो विश्व की समर्थ भाषा है अंग्रेजी, इसकी जो लिपि है वो रोमन है। उर्दू
एक आई थी 500 ईस्वी के बाद की भाषा है उर्दू फारसी। इसकी लिपि फारसी है और उर्दू की फारसी है। पंजाबी हमारी भाषा है, इसकी गुरुमुखी है। इसी प्रकार से सारी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह, जो कुछ विधि जो डेवलप की गई है, आविष्कृत की गई है, जिसका आविष्कार किया गया है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा हम बोलते हैं, बहुत बड़ी क्षेत्र की भाषा होती है। हमारे अभी करीब इस समय जो हमारा संविधान है उसमें हमारी 8 अनुसूचियों में 22 भाषाओं को उल्लेख है। इससे ज्यादा आगे भाषा हमारी नहीं है। इनमें हिंदी है, हमारी मराठी है, हमारी डोगरी, हमारी ये कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, आपके जो है उड़िया है, बंगाली है, पंजाबी है। ये भाषाएं हमारी संविधान की अनुसूची में है। इसके अतिरिक्त तो इनके अलावा भी कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर पानी, तो बोली भी है। बोली ये किसी भी क्षेत्र का स्थानीय रूप, उसे बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्र का स्थानीय रूप बोली है। देश के किसी बड़े क्षेत्र में जो बोली प्रचलन में है उसे हम बोली कहते हैं। इसमें माने हमने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। इसको हमने बांटा है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी है, जिसमें बुंदेलखंडी है, यहाँ पर इसमें खड़ी बोली और हरियाणवी है। हमारी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी, इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी है। एक है हमारी पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी है, इसमें बघेली है और बुंदेलखंडी है। राजस्थानी में मारवाड़ी है, मेवाती है, ऐसी भाषा है। और अंत में है हमारी पहाड़ी, इसमें गढ़वाल इत्यादि ये भाषाएं बोली हमारी आती हैं। ये जो बोली है इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन साहित्य की जो रचना होती है वह रचना फिर उपभाषा बन जाती है। कहते ना ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा नहीं है, ये बोली है। कि जब साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं तो यह उपभाषा बन जाती है। इन सब को सीखने के लिए हमने एक व्याकरण रचना की। जो व्याकरण है वो क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। उसे हम कहते हैं व्याकरण। उसके व्याकरण के 4 भाग हैं। एक है वर्ण विचार, दूसरा है वर्णों से बंधे शब्द विचार, तीसरा है हमारा पद विचार, अंत में हमारा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का प्रकार, वर्णों के भेद, उनका विस्तार आदि पढ़ते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं। शब्दों का भी माने विस्तार कैसे हुआ है? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों से पद बनते हैं। पद माने ये पूर्ण नहीं होते, लेकिन बात को कहने का प्रयास करते हैं। जब शब्द वाक्य में चला जाता है उसे पद कहते हैं। तो उसकी भी उत्पत्ति, विस्तार, वर्ग, भेद ये सब इसमें आते हैं और इन सबको मिलाकर के बनता है वाक्य। वाक्य बनता है पूर्ण जो वाक्य होता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये अपने पूर्ण वाक्य है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये इनके प्रकार कितने हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर क्या है, ये सारी चीजें हम व्याकरण के माध्यम से जानेंगे, पढ़ेंगे। इन सबको समेटने के लिए हमने जो तैयार किया है उसको कहते हैं साहित्य। ये जो साहित्य है ये किसी भी देश की ज्ञान संपदा का एक संचित कोश है। कोश माने निधि है, माने खजाना है। खजाना है ये किसी भाषा का। तो माने जैसे हमारा संस्कृत की हमारी जो संपदा है, कितना विस्तृत साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। चाहे वो वेद हो सकते हैं, रामायण है, महाभारत है, अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र है, पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है, पतंजलि का योग सूत्र है, इसके माध्यम से, या कालिदास की रचनाएं हैं, वाल्मीकिनाग्निमित्रम है, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, बहुत सारी रचनाएं, बाणभट्ट की हर्षचरित है, कल्लड़ की रासरंगिणी है। यह संस्कृत भाषा है हमारी, और हिंदी भी। तो किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। ये चीज जो मैंने आपको बताई है लिखित रूप में, मैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो माध्यम आपको भेज रहा हूं। आप उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। व्याकरण की जो भी पुस्तक
तुम्हारे पास है उसका आप सहारा ले सकते हैं, और नहीं है तो जो मैंने बोला है आप उसे स्मरण करेंगे, उसे याद करेंगे, और जो मैं लिखित रूप में भेज रहा हूं उसे सही भैया अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। धन्यवाद।